हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सीटेट का मॉडल पेपर, जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। जितना भी पोर्शन इस पार्ट में हो पाएगा हम उसे कवर करेंगे और रिमेनिंग पोर्शन को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इसके पहले हम जान लें कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में आपका रहता है पहला पार्ट CDP का, और दूसरा पार्ट रहेगा मैथ्स का, तीसरा पार्ट रहेगा EVS का, और चौथा पार्ट रहेगा हिंदी भाषा का, और पांचवा पार्ट आपका सेकंड लैंग्वेज रहती है, जिसमें आपको संस्कृत या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर रहता है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, आज शुरुआत करेंगे CDP से, उसके बाद में मैथमेटिक्स, EVS, देन हिंदी, और जब सेकंड पार्ट होगा हमारा मोस्ट प्रोबेबली सेकंड पार्ट में संस्कृत और इंग्लिश जाएगी। तो जिसका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, चाहे आपका संस्कृत हो तो संस्कृत देखिएगा, इंग्लिश हो तो इंग्लिश देखिएगा। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से, जो कि है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और यहीं पर आपको बताते चलें कि जो यूपी-टेट का पेपर होता है उसमें पेडागॉजी नाम मात्र 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन सीटेट के एग्ज़ाम में पेडागॉजी का पोर्शन 50-50 रहता है। यानी कि अगर आपका हिंदी पूछा जा रहा है तो हिंदी में 15 क्वेश्चन आपके व्याकरण और गद्यांश वगैरह से रहते हैं, गद्यांश पद्यांश, लेकिन जो 15 नंबर होता है वो सिर्फ पेडागॉजी पूछा जाता है। इसी तरीके से हर एक पोर्शन में होता है। जैसे कि CDP हम लोग पढ़ेंगे तो CDP के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो 15 पूछे जाएंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन हमारे पेडागॉजी बेस्ड होंगे। सेम पैटर्न मैथ्स का होगा, सेम पैटर्न इंग्लिश, संस्कृत सभी में होगा। तो सीटेट के लिए एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हमें पेडागॉजी पोर्शन को भी तैयार करते हुए चलना है। और यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा जिनका सब्जेक्टिव नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन उनकी समझ बेहतर है। जैसे कि किसी का मैथमेटिक्स वीक होता है तो उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि 15 नंबर की आपको पेडागॉजी मिलने वाली है, जिसको आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने मॉडल पेपर लिया है इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर हमारा कैसा आता है, और इस पेपर को देने के लिए फिर हमें कौन कौन से पॉइंट्स हमारे वीक हैं, कहाँ पे हमें उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो ये सारा कुछ यहाँ से पता लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 150 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और टाइमिंग आपकी 2.5 घंटे की रहती है। तो ये टाइमिंग हमारी होती है। साथ ही 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर कवर करता है। अभी तक का जो पैटर्न है ऑफलाइन में जैसा था वैसा ही ऑनलाइन 2021 में भी आया था, और शिफ्ट वाइज लेवल अप डाउन होता रहता है, बाकी सभी में पैटर्न लगभग सेम रहता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा CDP का दिया हुआ है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। देखिए आपको यहाँ पर 4 अवधि दी गई हैं, इनमें से बताना है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, जिनमें से जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये 4 अवस्थाएं दी गई हैं। तो ध्यान रहे कि इनमें से जो मध्य बाल्यावस्था है वो भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था है। वो कैसे है, तो ध्यान रखें कि यहाँ पर पहले तो ये समझ लें कि बाल विकास की जो प्रक्रिया होती है वहाँ पे शुरुआत किससे होती है। हम जानते हैं सभी कि भ्रूणावस्था से जीवन हमारा प्रारंभ होता है और धीरे धीरे जीवन पर्यंत हमारे विकास की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। तो इस विकास के क्रम में पहले भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, ये सभी आती है। तो यहाँ पर जो बाल्यावस्था होती है वो पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो मध्य बाल्यावस्था है वो भाषा और विकास की पूर्ण अवस्था भी कही जाती है। इसी ड्यूरेशन में जो बच्चे होते हैं उनका भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होता है। इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन कभी बने कि रुचियों का विस्तार, चिंतन का विकास, ये सभी कुछ आपको मध्य बाल्यावस्था में देखने को मिलेगा। सृजनात्मकता का विकास भी इस काल की विशेषता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए तो सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था कौन सी हो जाएगी, मध्य बाल्यावस्था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी है, उनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, इसको हम लोग अवस्था सिद्धांत या स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। इसका नाम सेकंड है स्टेज थ्योरी।
स्टेज थ्योरी कभी पूछा जाए कि किसकी अवस्था को कहते हैं, तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इनके जो नैतिक विकास की अवस्था है उसे हम लोग स्टेज थ्योरी या अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में क्या कहा गया था कि प्रत्येक बच्चे को जो है सभी क्रम से होकर गुजरना पड़ता है। क्रम कौन से? मतलब जैसे कि एक अवस्था आती है फिर दूसरी अवस्था आती है, उसी के अकॉर्डिंग समाज में उनका अनुबंधन बनता जाता है। तो यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित जो नैतिक विकास की एक अवस्था बताई वो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है। क्योंकि जो कोहलबर्ग थे उन्होंने सभी अवस्थाओं को मतलब जो हमारा नैतिक विकास होता है वो संपूर्ण नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया था। तो इनमें से एक शामिल है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। आगे बढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, पेडागोजी का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके हिंदी, संस्कृत सभी में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट की केवल स्पेशल पेडागोजी होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। तो आपको एक ही टॉपिक से सारे कुछ तैयार होता चलेगा। बस एक समझ विकसित करनी है अपने अंदर और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और बच्चे को सपोर्टिव रह करके, बच्चे के लिए सपोर्टिव रह करके आपको सोचना है। तो उस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? एक क्लास है, उसमें कोई भी टीचर है वो लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देता है। ये किस चीज़ का उदाहरण होगा? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता या फिर जेंडर समरूपता। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो जेंडर समरूपता तो हो ही नहीं सकता, संबद्धता भी नहीं है, ना कि पहचान है। ये एक तरीके का पक्षपात है जो कि टीचर कर रहा है। चाहे लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान दे या लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे, वो पक्षपात ही कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल इसका पूछा जाता है कि जैसे एक टीचर आती है क्लास में और वो बोलती है कि खाना जो है वो केवल लड़कियां ही अच्छा बना सकती हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ये भी जेंडर पक्षपात का ही उदाहरण होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे सीटेट में बेसिकली। फिर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना या फिर जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। पहली बात तो यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने की बात कही जा रही है। तो कौन सी पद्धति हो सकती है? जेंडर विशिष्ट भूमिकाएं नहीं होंगी, जेंडर पृथक खेल समूह नहीं, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। जेंडर पक्षपात के बारे में अगर हम परिचर्चा करते हैं तो ये एक बेहतर तरीका होगा। देखिए, जो बच्चों के मध्य जेंडर को लेकर रूढ़ियाँ व्याप्त हो जाती हैं या किसी विशेष लिंग के बच्चे के लिए, किसी विशेष जेंडर के बच्चे के लिए जो काम की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए हम लोग कदम उठा सकते हैं, वो ये हो सकता है कि जेंडर पक्षपात के बारे में हम परिचर्चा करें, उन्हें बताएं कि जो है ऐसा नहीं करना चाहिए और उसके नुकसान है वो भी बताएं। तो इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए कि एनसीईआरटी जो दस्तावेज़ तैयार करती है, जिसे हम लोग एनसीएफ कहते हैं, एनसीएफ 2005 में भी लैंगिक पक्षपात को न केवल कम करने लेकिन समाप्त करने पर भी बार बार जोर दिया जा रहा है। तो इसके अलावा जो लैंगिक समानता है तो कुछ पाठ्यक्रम चलाए गए हैं, शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि बच्चों के मध्य जो जेंडर संवेदीकरण की समझ है वो विकसित हो सके। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? जॉन बी वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग। देखिए, इनमें से जो लेव वाइगोत्स्की थे, जब इन सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनका जो सामाजिक दृष्टिकोण है संज्ञानात्मक विकास का, वो एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वहाँ पर जो वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों के बीच एक संवाद के रूप में उसको प्रदर्शित किया है। तो वहाँ पर उन्होंने बताया है कि
जो बच्चे हैं वो जिज्ञासु होते हैं और साथ ही साथ उनके चिंतन पर जितना भी सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु है उन सभी का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा, एक पहेली है जिगसॉ पहेली, उसको करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है। फिर कहती है, स्वयं से क्वेश्चन कर रही है, फिर कहती है कि नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरीके से संबोधित करते हैं। मतलब एक लड़की है 5 वर्ष की नजमा, वो एक पहेली को सॉल्व कर रही है और उसको सॉल्व करते टाइम खुद से ही बातें करती है, कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, फिर कहती नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह पूरा जूता बन जाएगा। तो इस टाइप की जो डिस्कशन है उसकी, इस टाइप की जो वार्ता है, वाइगोत्स्की इसको किस तरीके से संबोधित करते हैं। व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाड़ जिसे ढांचा कहते हैं, या फिर आत्म केंद्रित वार्ता। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो सकती है। सेकंड और थर्ड को तो आप हटा देंगे, फर्स्ट और फोर्थ में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। आत्म केंद्रित वार्ता होगी या फिर व्यक्तिगत वार्ता। देखिए, लेव वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जो उनका सिद्धांत था, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है वो बालक की सोच और उसके व्यवहार में निरंतर बदलाव लाती रहती है। तो एक संस्कृति और दूसरी संस्कृति में क्योंकि भिन्नता भी हो सकती है, लेकिन जब बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंध पर निर्भर करता है तो बच्चे के मन में अनेक तत्व आते रहते हैं उसके संज्ञान में, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है व्यक्तिगत वार्ता। उसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो स्वयं से तर्क करके किसी भी चीज़ को स्वयं से चर्चा करके अपने आप में ही निर्धारित करते रहते हैं। तो जो नजमा ने ये कथन कहा है ये उसकी व्यक्तिगत वार्ता है। व्यक्तिगत वार्ता हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखिए, जो बच्चे को संकेत दिया जाता है या ज़रूरत पड़ने पर उसका सहयोग किया जाता है, ये पाड़ या ढांचा कहलाता है। इसको ध्यान में रखें। जो ढांचा होता है, ढांचा निर्माण होता है, वो एक प्रकार से संभावित क्षेत्र का ही संप्रत्यय होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और उसे ज़रूरत है, उसे वो कोई काम कर रहा है, लेकिन उसको एक संकेत मात्र दे देने से या ज़रूरत पड़ती है सहयोग की, उसे जो सहयोग दिया जाता है, तो ये क्या होगा, ये तकनीक जो है ये ढांचा निर्माण कहलाएगी। फिर आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, दूसरा है संरक्षण कक्षा समावेशन, तीसरा है आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, चौथा है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संरक्षण, क्योंकि जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो ज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। जब हम लोग जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जितनी भी अवस्थाएं बताई है उन्होंने, उसमें से तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था की अगर हम लोग एज की बात करें तो 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती रहती है। और इस अवस्था में बच्चों के विचारों में जो संक्रियात्मक क्षमता है वो आ जाती है, साथ ही साथ उनकी अंतर्दर्शी जो तर्क शक्ति होती है उसमें उसकी जगह पे अब धीरे धीरे उनके अंदर टेक्नोलॉजी यानी तार्किकता आ जाती है, वो तर्क करने लगते हैं। फिर पियाजे ये भी कहते हैं कि इस अवस्था में जो बालक है वो 3 संप्रत्यय विकसित कर लेता है। कौन कौन से हैं उनमें से एक आता है आपका संरक्षण, जो कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, और दूसरा आता है संबंध, और तीसरा होता है वर्गीकरण। अगर हम थोड़ा सा समझें कि संरक्षण क्या है, तो बालक जैसे कि इस अवस्था में बालक जो है तरल क्या है, लंबाई कैसे किसी चीज़ की हो, भार हो गया, इन सब के
इन सब से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं उसके सामने आएंगी उनका समाधान करता हुआ पाया जाएगा। और अगर बात की जाए संबंध की, तो संबंध में बालक जैसे कि रिलेशन एक दूसरे से बताना हो, किसी भी चीज़ का हो, क्वेश्चंस में हो या ऐसे जनरल लाइफ में, तो संबंध विकसित करने की उसमें परिपक्वता आ जाती है। फिर होता है वर्गीकरण। तो बालक क्या करता है कि जितनी भी वस्तुएं उसके समक्ष रहती हैं उनके गुणों के अनुसार, जैसे कि कोई छोटी बड़ी है या फिर कलर में डिफरेंस है, इन सब चीज़ों में वर्गीकरण कर पाने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन या फिर प्रबलन। देखिए यहाँ पर जो स्कीमा होता है, स्कीमा क्या होता है कि एक ऐसी मानसिक संरचना होती है जो किसी भी व्यक्ति विशेष के दिमाग में जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, उनको संगठित करने और उनको एक सिस्टमेटिक वे में व्यवस्थित करने के लिए विद्यमान होती हैं। तो ये स्कीमा 2 टाइप का भी हो सकता है। एक होता है जनरल साधारण स्कीमा और दूसरा होता है जटिल स्कीमा। साधारण स्कीमा जैसे कि मोटर कार या खिलौने का स्कीमा हो गया, जैसे कि मोटर कार को कैसे चलाना, खिलौने खेलने का, ये सब चीज़ें हो गई। और जटिल स्कीमा की बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी सूचनाएं एकत्र हों जिनमें इस तरीके के क्वेश्चन बने, जैसे कि अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ या फिर ये सूर्य क्या है। तो ये सभी जटिल स्कीमा के उदाहरण हो जाएंगे। हो गए। अब क्वेश्चन क्या था हमारा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है? तो यहाँ पर जो स्कीमा होती है वो पियाजे की संरचना होती है, क्योंकि स्कीमा को डिफाइन किया है पियाजे ने। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। देखिए, कभी भी बच्चों को डिवीज़न में बांटना नहीं है, कभी भी उनको उनकी श्रेणी निर्धारित करना, ये प्राथमिक उद्देश्य नहीं हो सकता। फिर है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तीसरा है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो जो आकलन होता है, आकलन का प्राइमरी जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, प्राथमिक उद्देश्य होता है, वो क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आप भविष्य में एक शिक्षक बनेंगे तो आप किस तरीके से सोचेंगे कि जो आकलन असेसमेंट जो आप करते हैं बच्चों का, उसका जो मेन मोटो, मेन पर्पज होना चाहिए, जो प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जितनी भी संबंधित अवधारणाएं हैं उनके बारे में बच्चों की कितनी स्पष्टता है, या बच्चे को उस बारे में कितनी भ्रांतियां हैं, क्या बच्चा उस कॉन्सेप्ट को गलत समझ रहा है या फिर कितना स्पष्ट वो समझ पा रहा है, इन सब के बारे में जानना ही आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। श्रेणी निर्धारित करना, बच्चे का पास हुआ या फेल हुआ, ये सब करना, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चे को टॉपिक के बारे में कितनी समझ है, या उसको उस टॉपिक के बारे में कौन कौन सी भ्रांतियाँ हैं जिन्हें दूर किया जा सके। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर आकलन की बात ही हो गई है तो साथ ही मूल्यांकन को भी जान लीजिए। मूल्यांकन जो होता है वो एक व्यापक प्रक्रिया है, वो सभी चीज़ों का होता है, लेकिन आकलन जो होता है वो एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकांकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अब इनमें से बताना है कौन सा सही है। बुद्धि का एक पूरा चैप्टर है जिसे आप लोग पढ़ेंगे जब सीटेट की तैयारी अच्छे से करेंगे चैप्टर वाइज, तो वहाँ पर बुद्धि के बारे में डिटेलिंग दी हुई है। यहाँ पर आपको बताना है कि बुद्धि के बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, मल्टी डायमेंशनल होती है इंटेलिजेंस, बहुआयामी प्रक्रिया है और जटिल योग्यताओं का एक समूह होती है। ये इसकी एकदम सटीक परिभाषा है बुद्धि के बारे में। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर पेडागोजी से एक क्वेश्चन है जो कि बच्चों की समझ पर पूछे जाते हैं डायरेक्ट। आप इन क्वेश्चंस को, अगर आपकी समझ अच्छी है तो इन क्वेश्चंस को आप जनरल भी ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके लिए थ्योरीज रटने की ज़रूरत नहीं है। एक
सकारात्मक सोच भी आपको सीटेट में अच्छे मार्क्स दिला सकती है। रूही हमेशा समस्या समाधान के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं: सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक या फिर आत्म केंद्रित विचारक। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारा सृजनात्मक विचारक, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो कोई भी समस्या आती है तो उसके एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। मतलब कि वो एक समाधान नहीं, अनेक समाधान उस समस्या के बारे में सोच लेती है, यानी कि उसके मन में सृजनात्मकता विकसित होती है। अगर बात की जाए कि सृजनात्मकता क्या होती है, तो सृजनात्मकता किसी भी व्यक्ति की एक ऐसी योग्यता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी न किसी एक नई योग्यता का सृजन करता है या किसी नए कॉन्सेप्ट को सृजित करता है, जिसे हम क्रिएटिविटी कह सकते हैं। तो ये सृजनात्मकता जो होती है ये ऐसी होती है कि इसमें हम लोग नया कुछ बनाते हैं। तो रूही के अंदर भी अगर वही गुण है तो ये जो है किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक है वो। आगे बढ़ेंगे हम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यालय को छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल गलत बात। ऐसी स्थिति को जैसा है स्वीकार नहीं करना है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अपनी शिक्षण पद्धति पर शिक्षक को विचार करना है और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने हैं। अगर वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको सबसे पहले अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना है। ज़रूर शिक्षक की शिक्षण पद्धति में कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से बालक ऐसा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, ऑप्शन दिए गए हैं, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट्स को हटाना है हमें यहाँ पर, तो हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं, फिर तैयार नहीं करना चाहिए ये भी गलत बात है, और कभी कभी तैयार करना चाहिए ऐसा नहीं है। शिक्षक जो विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं हैं उनको सक्रिय रूप से तैयार करें, तो ये हमारा बेटर आंसर होगा। आगे चलते हैं। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता या एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। देखिए जो यहाँ पर पठन वैफल्य लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चे का जो पढ़ना लिखना और शब्दों को बोल पाना है, इसमें वो कठिनाई महसूस करते हैं। और ये भी 3 टाइप का हो सकता है। जो डिसलेक्सिया का जो पहला चरण होता है उसमें बच्चे अक्षर और संख्या की पहचान करना, पढ़ना, मापना, समय देखना और ये सब ऐसी गतिविधियाँ वो नहीं कर पाते हैं। जबकि अगर बात की जाए कि डिसलेक्सिया का जो दूसरा चरण होता है वो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो भ्रूणावस्था से ही उनका जो दिमाग होता है वो विकसित नहीं हो पाता। तो इसमें बच्चों को शब्दों की पहचान करने, उनका उच्चारण करने में इस कारण से परेशानी आती है। लेकिन जो तीसरी अवस्था होती है डिसलेक्सिया की, इसमें बच्चे जो है वो मस्तिष्क में मान लीजिए कोई चोट लग गई, इसके कारण शब्दों को नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उच्चारण भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी परेशानी होती है जब उनको कोई कृत्रिम रूप से कोई चोट लग जाए, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए। तो ये तीन टाइप से हो सकता है। तो यहाँ पर कहा गया कि प्राथमिक लक्षण क्या है, तो धारा प्रवाह में पढ़ने की अक्षमता होती है। मेनली पठन वैफल्य या डिसलेक्सिया का यही मतलब है कि पढ़ने में उन्हें जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी जो है वैफल्य हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पठन वैफल्य हो गया, लिखने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, इस तरीके के सभी विकार। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिव्यक्ति,
तीसरा है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। चौथा है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। देखिए, जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है वो समावेशी शिक्षाकरण ये कहता है कि जो विशेष शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जो सामान्य छात्र है और कोई भी दिव्यांग छात्र है तो उनको समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो सामान्य छात्र है या कह सकते हैं इसके अलावा जो एक अशक्त छात्र है या दिव्यांग छात्र है वो एक साथ विद्यालय में ज़्यादातर समय व्यतीत करें। तो इसमें एक मानवता का भाव परिलक्षित होता है। इस कारण इसे अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य कहा गया। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर आधारित है, अनुबंधन द्वारा सृजित है या फिर अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। देखिए, जो हमारे सोचने का आधार होता है उसे हम कहते हैं अवबोधन। सोचने का आधार क्या होता है? अवबोधन होता है। और अवबोधन जो होता है वो पर्यावरण में किसी भी वस्तु के साथ, जैसे कि हम अवलोकन करते हैं, अनुभव करते हैं, इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा आता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो मेनली परस्पर क्रिया करके ही अपने पर्यावरण से पूर्ण रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों के अनुभव पर ही सीखते हैं। तो जो संरचनावादी ढांचा होता है उसमें जो प्राथमिक रूप से अधिगम है प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। फिर आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखिए जब बच्चे के मन में अलग अलग धारणाएं बन सकती हैं, अनेक घटनाएं वो देखता है, उसके मन में अनेक तरीके के विचार आ जाते हैं और कुछ भावनाएं ऐसे होती हैं जो गहराई तक बन जाती हैं। तो बच्चा उसके अनुसार हर चीज़ को उसी आकार में निर्मित करता जाता है और एक अपनी अलग ही दुनिया का निर्माण कर लेता है। इसी सिद्धांत को हम लोग सहजानुभूत सिद्धांत कहते हैं। और ये जो सिद्धांत होता है इसमें ये भी बताया गया है कि बच्चों के लिए ये एक स्थिति घातक भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर शिक्षिका को पूछा गया है कि क्या करना चाहिए, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसको जो बच्चा है उसको प्रतिकूल प्रमाण देने चाहिए, कुछ उदाहरण देने चाहिए, ताकि बच्चे के समक्ष बच्चे के अंदर जो एक सिद्धांत विकसित हो गया है, सहजानुभूत सिद्धांत, कि जो उसने देखा, जैसा उसने महसूस किया वैसा ही धारणा उसने बना ली, तो वो उस चीज़ से छुटकारा पा सके और एक टेक्निकल वे में सोच सके या दूसरों के बताए गए मार्ग पर सोच सके, सिर्फ अपनी ही दुनिया में खोया न रहे। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना या फिर योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। देखिए, सबसे पहले आपको जब भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात आए प्रमुखता देनी है बच्चों के अनुभवों को। केवल पाठ्यपुस्तक ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। याद करने पर, रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करना है। योग्यता पर के आधार पर नामांकन करना गलत बात है। लेकिन यहाँ पर जो मेन विशेषता है बाल केंद्रित शिक्षा की वो ये है कि बच्चे को उसके अनुभवों की प्रमुखता देना, क्योंकि अनुभव के द्वारा बच्चे बेहतर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? पूर्णतया अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं या फिर संबंधित नहीं है? देखिए, जो संवेग और संज्ञान है वो एक दूसरे में सन्निहित होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में संवेगों की जैसे कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी प्रकार से जो संज्ञान होता है हमारा वो भी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इन संवेदी सूचनाएं, जितनी भी संवेदी सूचनाओं को हम ग्रहण करते हैं और उनका समुचित इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे संज्ञान में आता है। और बात की जाए अगर कि जो संवेग होते हैं, वो संवेग क्या करते हैं?
विभिन्न प्रकार के हमारे जो उद्दीपन होते हैं उनको विकसित करते हैं, जैसे कि श्वसन हो गया, ग्रंथि स्राव हो गया, ये सभी हमारे संवेग के अंतर्गत आएंगे। इसमें शिक्षार्थी क्या करते हैं, आवेगी बल का अनुभव करते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे में सन्निहित होते हैं। तो ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। 21 नंबर क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर जो 4th ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि अधिगम जो होता है वो सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया होती है। स्मरण की प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल गलत। और यंत्रवत याद भी नहीं करने की प्रक्रिया है। अधिगम है एक तरीके की लर्निंग, जिसे हम कहते हैं वो लर्निंग क्या होता है कि ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया या सक्रिय विनियोजन की प्रक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि के प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ पर बताना है आपको, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हो सकते हैं। अवधारणाओं की समझ में अभाव कैसे पैदा करेगा, ये बिल्कुल गलत। भ्रांतियाँ उत्पन्न करेगा नहीं, और अवधारणात्मक समझ के बजाय प्रक्रियात्मक ज्ञान पर अवधारणा को हटाना नहीं है। तो अवधारणा को जब हटाना नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका हो सकता है। बच्चों को जब हम स्पष्ट उदाहरण देंगे और गैर उदाहरण देंगे तो इसके यही परिणाम हो सकते हैं कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहन मिलेगा, और ये एक उसके लिए एक प्रभावशाली तरीका भी होगा। क्योंकि एग्जाम्पल से जब समझाया जाता है तो हो सकता है कि पहली बार जितने भी फैक्ट हैं उनको समझने में परेशानी हो, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाता है तो उस समझ को विकसित करने में उसके जो स्पष्ट उदाहरण हैं उनका निर्माण करना जो है संभव हो जाता है। तो इस तरीके से स्पष्ट उदाहरणों के माध्यम से या गैर उदाहरणों के द्वारा अवधारणा का विकास किया जाना आसान हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, तीसरा है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या चौथा ऑप्शन है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। पुरस्कार और दंड देने से क्या प्रभाव पड़ेगा। बाह्य अभिप्रेरणा कम नहीं होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी नहीं, ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि है और जिज्ञासा है वो कम होती रहती है। तो जो है, क्योंकि अगर हम लगातार पुरस्कार और लगातार दंड देते रहेंगे तो बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि है उसमें कमी आएगी और उनकी जो जिज्ञासा है वो भी कम होती जाएगी। देखिए, इसको अगर हम और अच्छे तरीके से समझें तो जो अनुक्रियाएं होती हैं, जितने भी कार्यकलाप होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि जब होती है तो जिस फैक्टर के थ्रू होती है उसे हम कहते हैं पुनर्बलन के थ्रू ही हम किसी अनुक्रिया की संख्या में बार बार वृद्धि कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल समझे, किसी बच्चे ने अच्छा कार्य किया तो हम उसको पुनर्बलन दें, उसको शाबाशी दें, उसको पुरस्कार दें, तो वो और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होगा और वो बार बार अच्छा काम करेगा। तो ये होता है पुनर्बलन की प्रक्रिया। लेकिन ये 2 टाइप का होता है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक भी। सकारात्मक पुनर्बलन को हम लोग पुरस्कार के रूप में देखते हैं। तो ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें किसी के व्यवहार या किसी के प्रभाव को सीखने के लिए एक बल मिलता है, एक अच्छाई का वहाँ पर भाव प्रकट होता है। जबकि कोई अनुक्रिया है, अगर उसको कम करना है तो उस कम करने के लिए हम लोग नकारात्मक पुनर्बलन का जो है प्रयोग करते हैं, जैसे कि दंड देना हो गया बच्चों को। तो ये एक नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। तो यहाँ पर लेकिन अगर इन दोनों का ही ज़्यादा प्रयोग करेंगे
तो ज़्यादा प्रयोग करने से जो उनकी स्वाभाविक अभिरुचि है, जो नेचुरल फिनोमेना है उनके अंतर्गत, वो कम हो जाएगा और उनकी जो जिज्ञासा है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये तो डेली ही दंड मिलता रहता है, ये डेली ही पुरस्कार मिलता है, तो उनकी जो स्वाभाविक अभिप्रेरणा है वो कम हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन या फिर निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि सार्थक अधिगम क्या होता है। देखिए, जब शिक्षण में अधिगम का एक ऐसा टाइप जिसमें हमेशा सकारात्मक पुनर्बलन का इस्तेमाल किया जाए। अभी मैंने आपको बताया कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए, जब हमेशा सकारात्मक पुनर्बलन का इस्तेमाल किया जाए तो अधिगम को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी, तो इसको हम कहते हैं सार्थक अधिगम। सकारात्मक बात है तो यहाँ पर शारीरिक दंड तो हो नहीं सकता और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड और थर्ड हमारे सही लग रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कूट में, यहाँ पर सेकंड और थर्ड ऑप्शन मिलेगा आपको सेकंड नंबर में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तभी हमारा सार्थक अधिगम होगा जब सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण विकसित होगा और सतत और समग्र मूल्यांकन होगा। पार्ट फर्स्ट हमारा एंड होने वाला है, तो यहाँ पर 24 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक व्याख्यान दे करके या प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्याख्या करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। देखिए, जितने ज़्यादा बच्चों को अवसर मिलेंगे उतने ज़्यादा वो प्रक्रियाएं करेंगे और अनुभवों के द्वारा सीखेंगे। तो व्याख्यान दे करके उतना ज़्यादा बच्चों की समझ को विकसित नहीं किया जा सकता। ऑफ कोर्स कि व्याख्यान दिए जाते हैं, लेकिन जो बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को विकसित करना है तो वो सहज कैसे हम लोग कर सकते हैं? अन्वेषण और परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा करके। जितनी ज़्यादा बच्चे को मौके दिए जाएंगे उतना ज़्यादा वो टेक्निकली और मेंटली स्ट्रांग होगा और जितनी भी कॉन्सेप्चुअल उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो सकेगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए एक भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अगर बात की जाए कि जो प्रगतिशील कक्षा है इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये एक आंदोलन टाइप से स्टार्ट हुआ था। तो इसकी शुरुआत हुई थी 19वीं सदी के अंत में, और इस तरीके की जो शिक्षा होती है उसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि अगर प्रभावशाली समस्या है, बच्चों को अगर एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनना है तो वो किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके। जितना ज़्यादा वो सोचेंगे, जितना ज़्यादा वो करके सीखेंगे, उतना ज़्यादा उनके अंदर डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर जो अध्यापिका कैसे कर सकती है बच्चों को, तो बच्चों को अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है और उसी पर आधारित विचार मंथन करके वो बच्चों को प्रोत्साहित कर सकती है। यहाँ पर राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? देखिए, शारीरिक वृद्धि और विकास दोनों की बात हो रही है और ये तेज़ी से कब घटित होते हैं? अवस्थाएं आपको दी गई हैं, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, या फिर किशोरावस्था एवं वयस्कता। जो शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था है, हमेशा के लिए याद रख लें कि ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शारीरिक वृद्धि भी तीव्र गति से होती है, साथ ही साथ जो हमारा विकास होता है बच्चे का वो भी तीव्र गति से घटित होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है?
विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते। देखिए, जब आप कोई भी टीचिंग कोर्स करते हैं, बीएड हो, डीएलएड हो, कुछ भी हो, उसमें सबसे ज़रूरी टॉपिक और लगभग सभी में रहता है वृद्धि और विकास में डिफरेंस। तो ये डिफरेंस बेसिकली आपको समझना है कि डिफरेंस इसमें कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है। विकास के बारे में आपको यहाँ पर देखना है कौन सा सिद्धांत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो बात की गई कि विकास जो है सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित, जो सांस्कृतिक संदर्भ है वो इसे प्रभावित नहीं करते, तो ये बात गलत लिखी हुई है। बाकी तीनों पॉइंट हमारे सही हैं कि विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य भी है और विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित भी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति या जिसे हम कोड कहते हैं, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं, वैयक्तिक विभिन्नता को अगर हम समझें तो हर एक प्राणी जो होता है वो अपने जन्म से ही अपनी अलग अलग शक्तियों को लेकर जन्म लेगा। जैसे कि कुछ भावनाएं उसके अंदर, कुछ उसकी जो होंगी फीलिंग्स वो माता पिता भाई बहन उनसे आती हैं, और जन्मतः अगर बात की जाए तो मेनली माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों से मिलते हैं, पूर्वजों के लक्षणों से मिलते हैं, और फिर धीरे धीरे जो इन्वायरमेंट होता है उससे भी वो चीज़ों को गेन करता है। तो जो इन्वायरमेंट के जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से सामाजिक वातावरण में निवास करेगा उसी प्रकार से उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार सभी कुछ प्रभावित होगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है? तो जन्मजात विशेषताएं प्राथमिक कारण नहीं हो सकती, पर्यावरणीय प्रभाव भी प्राथमिक कारण नहीं हो सकते, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति भी नहीं हो सकता, जबकि जो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण हो सकती है। सीडीपी का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण कौन सा है? परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यूपी टेट में भी, सी टेट में भी। तो यहाँ पर सेकेंडरी पूछ रहा है, सेकेंडरी एजेंसी कौन सी होगी? सेकेंडरी सोशल एजेंसी, परिवार और पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, परिवार विद्यालय एवं मीडिया, या फिर मीडिया एवं पास पड़ोस। अगर यहाँ पर बात की जाए पहली चीज़ तो समाजीकरण, तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य जो होता है वो समाज के भीतर विभिन्न प्रकार के व्यवहार, रीति रिवाज और जितनी भी गतिविधियाँ हैं सभी कुछ सीखता है। तो जैविक अस्तित्व जो होता है वो सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी हम एक तरीके से देखें तो समाजीकरण के माध्यम से ही संभव है। तो जो हमारा प्राथमिक समाजीकरण है परिवार, जितना भी हमारा परिवार है, पड़ोस है, नातेदारी, मित्र समूह, इन सभी के माध्यम से होगा। लेकिन जो द्वितीयक समाजीकरण है उसमें आ जाएगा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी समितियां हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, मीडिया है, इन सब की भूमिका जो है प्रबल हो जाती है। तो यहाँ पर विद्यालय और मीडिया आपका सेकेंडरी में हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं सीडीपी के। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा मैथ का होगा जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और फिर आप भी बोर होंगे एक साथ देखने में। तो इसको हम लोग पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि पूरा हम मॉडल पेपर कवर कर सकें। और एक बार आप इसको पूरा देखेंगे तो आपके अंदर भी एक समझ विकसित होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसके एक्सप्लेनेशन से क्या होगा कि आपको अदर टॉपिक्स भी उससे रिलेटेड तैयार होते जाएंगे। तो इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं उनको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।